तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान ने इस पूरे जो लड़ाई है और लड़ाई को रोकने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अगर ये सब काम भारत ने न किए होते और अपने आप को अमेरिका का दुमछल्ला न बनाया होता तो इस वक्त दिल्ली में शिखर सम्मेलन हो रहा होता, इस्लामाबाद में नहीं हो रहा होता। और ईरान का जो कैपिटल है तेहरान, वहां से ईरान की जो डेलीगेशन है उसको पिक करके इस्लामाबाद लाया जाएगा। तो डेफिनेटली पाकिस्तान का इस कूटनीतिक सफलता से भारत के लिए दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि पाकिस्तान को अब बहुत देश समर्थन देंगे, चाहे पैसे से चाहे हथियारों। हिंदुस्तान जो सदियों से दुनिया की नैतिक धुरी, मॉरल कंपस रहा है, आज अलग थलग पड़ा हुआ है। हमने विश्व मंच पर जो स्ट्रेटेजिक जगह छोड़ी उसे पाकिस्तान ने तेजी से कब्जिया ली। जो विदेश नीति है, जो आज मोदी सरकार की विदेश नीति है, वो विदेश नीति की वजह से आज देश के ऊपर भी संकट है और इस तरह कंगले देश को प्राथमिकता दी जा रही है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। उनके ट्रांसपोर्ट की और उनकी एस्कॉर्ट की ये पाकिस्तान एयरफोर्स को दी गई हैं और इसी सिलसिले में पाकिस्तान एयरफोर्स की एक बहुत बड़ी फ्लीट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की इस टाइम के ऊपर मिडिल ईस्ट के अंदर ऑपरेट कर रही है। इनफैक्ट देश ने कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री की वजह से भारी कीमत चुकाई है। जब दुनिया को हमारे साहस, हमारे न्याय, हमारी नीति की जरूरत थी, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कायरता चुनी। पहली मीटिंग रखी थी इस्लामाबाद में, जहां फॉरेन मिनिस्टर आए थे 3 कंट्रीज के, जैसे आप जानते हैं इजिप्ट के, सऊदी अरेबिया के और टर्की के, और वहां पर एक ड्राफ्ट पीस प्लान बन गया था। आर्थिक रूप से दिवालिया होने की कगार पर रहता है, आज ग्लोबल पॉलिटिक्स का मुखिया बना, खिलाड़ी बना घूम रहा है और भारत इस पूरे मंच से गायब है। इसे एक मामूली घटना मानकर नजरअंदाज करना तो बेवकूफी होगी, मूर्खता होगी, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हिंदुस्तान जो सदियों से दुनिया की नैतिक धुरी, मॉरल कंपस रहा है, आज अलग थलग पड़ा हुआ है। हमने विश्व मंच पर जो स्ट्रेटेजिक जगह छोड़ी उसे पाकिस्तान ने तेजी से कब्जिया लिया और इस बीच भारत खुलेआम इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा रहा। मोदी सरकार ने, हमारी सरकार ने इतनी नैतिक हिम्मत भी नहीं दिखाई कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान को परमाणु बम से उड़ा देने की धमकी की निंदा कर सके। एक ऐतिहासिक वक्त पर, एक ऐतिहासिक मोड़ पर भारत ने इतिहास के गलत तरफ खड़े रहने का फैसला किया। इनफैक्ट देश ने कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री की वजह से भारी कीमत चुकाई है। जब दुनिया को हमारे साहस, हमारे न्याय, हमारी नीति की जरूरत थी, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कायरता चुनी। भारत को प्रधानमंत्री बने एक ऐसे व्यक्ति ने निराश किया जो अमेरिका और इजराइल के द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है। इतिहास नरेंद्र मोदी को कभी भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को भारत की कीमत पर ग्लोबल स्टेज पर एक रोल निभाने दिया। ये कि पाकिस्तान एयरफोर्स ईरान की जो एयर स्पेस है उसके अंदर एंटर होगी और ईरान का जो कैपिटल है तेहरान, वहां से ईरान की जो डेलीगेशन है उसको पिक करके इस्लामाबाद लाया जाएगा। बिकॉज अब से कुछ ही टाइम के अंदर इस्लामाबाद के अंदर मिडिल ईस्ट की ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेकर सीज फायर के ऊपर एक बहुत बड़ी मीटिंग को कंडक्ट किया जाना है, जहां पर यूएस की साइड से यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इस टाइम के ऊपर कंफर्म हो चुका है और ये चीज व्हाइट हाउस ने खुद कंफर्म की है कि जेडी वैंस जो है वो पाकिस्तान आएंगे। तो इसी तरह से एक जो डेलीगेशन है वो यूएस से आ रहा है और दूसरा जो डेलीगेशन है वो ईरान की साइड से भेजा जा रहा है और उस डेलीगेशन की ट्रांसपोर्ट की जो ड्यूटीज हैं वो इस टाइम के ऊपर जो चीज रिपोर्ट की जा रही है मीडिया के ऊपर कि वो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके ट्रांसपोर्ट की और उनकी एस्कॉर्ट की ये पाकिस्तान एयरफोर्स को दी गई हैं और इसी सिलसिले में पाकिस्तान एयरफोर्स की एक बहुत बड़ी फ्लीट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की इस टाइम के ऊपर मिडिल ईस्ट के अंदर ऑपरेट कर रही है, जिसमें C-130 एयरक्राफ्ट भी हैं और IL-78 जो एयर टू एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट है वो भी प्रेजेंट है। ये इस टाइम के ऊपर जो फ्लाइट ट्रैकर का डेटा है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं और इवन कुछ बड़े अकाउंट्स यहाँ पर इस चीज को भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो कुछ एयरक्राफ्ट हैं वो ईरान का जो पोर्ट सिटी है बंदर अब्बास उसके ऊपर भी ऑपरेट कर रहे हैं। और यही सारा जो डेटा है वो इस टाइम के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई एक्टिव ऑपरेशन इस टाइम के ऊपर चल रहा है, क्योंकि आज सुबह ही ईरान के जो एक टॉप ऑफिशियल है उन्होंने ट्वीट किया था कि ईरान का जो एक डेलीगेशन है वो आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। खैर इसके कुछ ही देर के बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया बिकॉज ये एक ऑपरेशनल सिक्योरिटी कंसर्न था कि आप एग्जैक्ट वही टाइम बता रहे हैं कि जब ईरान का जो डेलीगेशन है वो इस्लामाबाद में लैंड होगा, तो ये बेसिकली एक सिक्योरिटी ब्रीच है, ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल है, जिसको समझते हुए लाइकली उसके बाद इन्होंने इस ट्वीट को डिलीट किया। तो ये पर्टिकुलर एक इंडिकेशन और इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं और एयर टू एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट हैं उनकी एक्टिविटी से ये चीजें शोकेस हो रही हैं या शोकेस करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स पोटेंशियली ईरान की एयर स्पेस के अंदर अपने जो एयरक्राफ्ट हैं उनको भेजेगी, जो कि बाकायदा से अभी तक एक एक्टिव कॉम्बैट जोन है। ईरान का जो डेलीगेशन है उसको किसी एयरपोर्ट से पिक किया जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट की सिक्योरिटी में, उनके एस्कॉर्ट में
ये जो एयरक्राफ्ट हैं जो कि ईरान की डेलीगेशन को कैरी कर रहे होंगे, ये पाकिस्तान की रावलपिंडी में मौजूद नूर खान एयरबेस के ऊपर लैंड करेंगे। अब सिचुएशन यहाँ पर ये है कि ऑल्दो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो इस टाइम के ऊपर मिडिल ईस्ट में ऑपरेट कर रहे हैं, और मिडिल ईस्ट में भी ज़्यादातर जो ऑपरेशंस हैं वो सऊदी एयरबेसेस से कंडक्ट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कोई ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी इस टाइम के ऊपर कंडक्ट की जा रही है। तो अब इस पूरे अच्छा, मैं थोड़ा सा इस पे इसको अपना वर्जन देना चाहूंगा, थोड़ा इस पे चेंज करूंगा। देखिए, इस पूरी चीज में पाकिस्तान का रोल बहुत बड़ा था। पाकिस्तान का रोल इतना बड़ा था कि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसको कि अमेरिका ने कांटेक्ट किया कि आप सीज फायर लाइए। उसके बाद क्या हुआ है कि पाकिस्तान ने 29 मार्च को पहली मीटिंग रखी थी इस्लामाबाद में, जहां फॉरेन मिनिस्टर आए थे 3 कंट्रीज के, जैसे आप जानते हैं इजिप्ट के, सऊदी अरेबिया के और टर्की के, और वहां पर एक ड्राफ्ट पीस प्लान बन गया था। तो फिर वो पीस प्लान लेके इशाक डार जो है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, वो चीन के पास गए थे, और उसके बाद वहां पर उन्होंने 31 मार्च को जो है वहां पर 5 पॉइंट प्लान जो था कि किस तरीके से सीज फायर हम लाएं और उसको आगे बढ़ाएं। उस समय ईरान तैयार ही नहीं था सीज फायर के लिए। ईरान का हमेशा ये रहा है कि हम सिर्फ बात करेंगे अगर परमानेंट पीस हो। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान ने इस पूरे जो लड़ाई है और लड़ाई को रोकने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और जिस तरह से मैंने कई बार आपके शो पे आंकलन किया है कि 2030 के बाद कभी भी चीन और पाकिस्तान हम पे 2 फ्रंट वॉर करेंगे, तो पाकिस्तान की इस कूटनीतिक सफलता से पाकिस्तान का हौसला और बुलंद हो जाएगा, जो कि भारत के लिए एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा है। इस मध्यस्थता में हालांकि चीन बिल्कुल सामने नहीं आया, लेकिन पीछे से चीन ने काफी काम किया, खासकर ईरान को समझाने के लिए, क्योंकि चीन और ईरान के आपसी रिश्ते बहुत गहरे हैं। तो डेफिनेटली पाकिस्तान का इस कूटनीतिक सफलता से भारत के लिए दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि पाकिस्तान को अब बहुत देश समर्थन देंगे, चाहे पैसे से चाहे हथियारों। अगर ये सब काम भारत ने न किए होते और अपने आप को अमेरिका का दुमछल्ला न बनाया होता, तो इस वक्त दिल्ली में शिखर सम्मेलन हो रहा होता, इस्लामाबाद में नहीं हो रहा होता, और मोदी जी की बल्ले बल्ले हो रही होती। हम और आप भी तारीफ कर रहे होते मोदी जी की, और मोदी जी को अजीब तरह से खीसे निकाल के हो हंसने की जरूरत नहीं पड़ती। मोदी जी गंभीर मुद्रा बना के खड़े होते, और वो मुश्तबा खुमैनी के प्रतिनिधि का हाथ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिनिधि जेडी वेंस के साथ मिला रहे होते, और फिर एक हाथ से उठा के नेतन्याहू का हाथ उठाकर उन दोनों के हाथ पर रख रहे होते। इतिहास बन जाता। लेकिन मोदी जी ने अपनी घटिया किस्म की और निहायत ही अयोग्यतापूर्ण जो विदेश नीति थी, उसके चलते इस मौके को खो दिया। उन्होंने भारत को नुकसान पहुंचाया, भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया, अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया, भारत की विदेश नीति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। इतिहास मोदी जी को इस मूर्खता के लिए कभी माफ नहीं करेगा। अब सवाल ये उठता है, मोदी जी ने ये किया क्यों? ऐसी बात नहीं, मोदी जी जानते नहीं है कि उनसे गड़बड़ी हो गई, चुप्पी लगाए बैठे हुए। ये उनके भक्त लोग ही नहीं, मोदी जी भी चुप्पी लगाए बैठे हुए। भक्त लोगों पर क्या हम लोग छींटाकशी करें? भक्त लोगों के पास तो दिमाग ही नहीं है। ये तो मूर्खता का साम्राज्य वहां छाया हुआ है। सवाल ये है कि मोदी जी क्यों चुप्पी लगाए बैठे हुए? मोदी जी कहे ना कुछ भी। जयशंकर की वो मूर्खतापूर्ण टिप्पणी कि पाकिस्तान एक ब्रोकर नेशन है, मध्यस्थ देश को ब्रोकर नेशन थोड़ा कहा जाता है। सब लोग जानते हैं कि जयशंकर जी शालीनता की सीमाओं को लांघ गए ये कहते हुए। एक आईएफएस ऑफिसर जो रहा है, जो कैरियर आईएफएस ऑफिसर रहा है, उसको ये सब नहीं करना चाहिए था। दरअसल मैं ये मानता हूं, और मेरे ख्याल से कई मेरे जैसे समीक्षक भी मानते हैं, कि मोदी जी की नस कहीं दबी हुई है। मोदी जी की नस दबी हुई है, मोदी जी के मित्रों की नस दबी हुई है अमेरिका में। वो मित्र कौन है मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं उनको। और डोनाल्ड ट्रंप की नस भी कहीं दबी हुई है, और नेतन्याहू की नस भी कहीं दबी हुई है। ये 3 ऐसे नेताओं का प्रपंच है जिनकी नसें कहीं दबी हुई हैं। इसकी वजह से ये तीनों जो है पूरी दुनिया को मिलजुल कर
एक ऐसी आग में इन लोगों ने धकेला है। मोदी जी की भूमिका बहुत कमतर है उसके अंदर, लेकिन मोदी जी की भूमिका निश्चित रूप से है इस युद्ध में। वो अकेले ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं जिन्होंने युद्ध के 36 घंटे पहले जो नेतन्याहू के साथ थे, संसद में उनका हाथ उठा के कह रहे थे कि हम हमेशा इजराइल के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। तो ये जो हुआ है, इसमें इससे मोदी जी को इसके ठीक है, भारतीय सेनाएं नहीं लड़ रही हैं, मोदी युद्ध में सीधे भागीदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन युद्ध के पहले आतताइयों के साथ में कौन खड़ा हुआ था? मोदी जी खड़े हुए थे, और इस हद तक खड़े हुए थे कि उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की हत्या के ऊपर शोक भी व्यक्त नहीं किया। पाकिस्तान और सबसे कंगला देश पाकिस्तान, जहां भुखमरी कगार पे खड़े हुए हैं आज, वो देश है पाकिस्तान। लेकिन आज बड़ी बात क्या है, अगर पाकिस्तान अगर युद्ध की मध्यस्थता करता है, इंटरनेशनल लेवल पे उसकी रिलेवेंस बढ़ती है, तो ये आज जो भारत, जो हमारा देश है, जो हिंदुस्तान है, जिसमें हम सबको गर्व है, इस देश के भारतवासियों को गर्व है, इस देश की सेना पे गर्व है हम सबको, आज उस भूमिका में हमें वहां खड़ा होना चाहिए था। लेकिन आज इंटरनेशनल लेवल पे हम वहां नहीं खड़े हुए, क्योंकि हम लोगों ने ट्रंप के चक्कर में अपने आप को एक साइड रखने का काम किया। हमने इसके अंदर अपने आप को न्यूट्रल दिखाने का काम नहीं किया। अगर हमने एक काम किया होता, और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो विदेश नीति है, जो आज मोदी सरकार की विदेश नीति है, वो विदेश नीति की वजह से आज देश के ऊपर भी संकट है, और इस तरह कंगले देश को प्राथमिकता दी जा रही है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो देश जिसका कोई स्थान ही नहीं है इस दुनिया के अंदर, ऐसा देश वो आके इस तरह की उसको बढ़ावा देने का काम किया जाता है। आप सोचिए, आपको गुस्सा आ रहा है कि पाकिस्तान, मगर आपने जो कहा कि पाकिस्तान आपकी रेलेवेंस बढ़ी है, आपको ये लगता है? मैं आसिफ आप ही के शब्द ने पकड़े, क्योंकि आपने कहा पाकिस्तान की रेलेवेंस बढ़ी है। आपको लगता है पाकिस्तान की रेलेवेंस बढ़ी है? और आपके नेता संजय सिंह ने कहा पाकिस्तान शांतिदूत बन गया। ये आपको लग रहा है रेलेवेंस बढ़ी और शांतिदूत बन गया पाकिस्तान? देखिए अमन, आपको इतना भरोसा है पाकिस्तान पर? अमन चुप है, मुझे भरोसा नहीं है। मुझे क्यों भरोसा होगा पाकिस्तान? आपने बोला पाकिस्तान की रेलेवेंस बढ़ी है। मैं तो आज के दौर की बात कर रहा हूं, जिस जगह पे आज हिंदुस्तान को इस दुनिया में खड़ा होना चाहिए था। हिंदुस्तान एक शांति का संदेश देने वाला देश है, और हम विश्व गुरु की पोजीशन में हैं। हम लोगों को इससे बड़ा मौका नहीं मिल सकता था, और हमें इसमें आज मदद करनी चाहिए थी। लेकिन